नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। अपना बिहार में बात सबसे पहले काले धन के कुबेरों की, जिन्होंने भ्रष्टाचार के बदौलत इतनी काली दौलत इकट्ठा कर ली है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को कमाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम बात कर रहे हैं अनुभूति श्रीवास्तव की। इनकी काली कमाई को देखकर स्पेशल विजिलेंस की टीम के भी होश उड़ गए। हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पद से सस्पेंड हुए अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर स्पेशल विजिलेंस की छापेमारी हुई, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें 3-3 फ्लैट, 2-2 महंगी गाड़ियां, 2-2 बैंक लॉकर, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड के कागजात मिले हैं। साथ ही विदेश टूर के भी कागजात बरामद हुए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर कल स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापामारी कर कई बड़े खुलासों का उजागर किया है। अगर आपको बताएं कि कल यहां पे विजिलेंस की जो टीम है वो इसी अपर्णा मेंशन में कल दिन भर यहाँ पे छापामारी जारी रही और यहाँ अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 407 बी में छापामारी चलती रही और इसमें कई बड़े जो खुलासे हुए हैं उसमें करोड़ों की संपत्ति हो, बैंकों में बैंक बैलेंस हो या फ्लैट्स हो, सबका पता चला है। सबसे बड़ी जो बात ये निकल करके सामने आ रही है कि अनुभूति श्रीवास्तव के लगभग 8 लाख रुपए वेतन हुआ करता था, जबकि 15 लाख रुपए सिर्फ प्रीमियम में भरते थे। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। अगर तलाशी के दौरान स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जो पता चला है उसके मुताबिक करोड़ों का जो है वो बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट, LIC और रियल एस्टेट में जो निवेश है उसके भी प्रमाण पत्र मिले हैं। घरों में जो कल जो नकदी मिली है उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो खुद जो इन्वेस्ट करते थे उसके अलावा उनकी पत्नी और बच्चों के नाम कई इन्वेस्टमेंट पता चला है। तलाशी के दौरान स्पेशल विजिलेंस यूनिट को ये भी पता चला है कि पटना और इंदौर में अलग अलग एक फ्लैट्स के दस्तावेज वहाँ पे पाए गए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स सारे में जो निवेश हैं वो उसमें उन्होंने पता चला है। जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनुभूति श्रीवास्तव ने बैंक में करीब 73 लाख रुपए जमा कर रखे हैं और उसके अलावा 85 लाख रुपए के चल अचल संपत्ति का पता चला है और इससे जुड़े हुए 19 दस्तावेज जो हैं वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो रखा है। आपको बता दूंगा कि ये भभुआ में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए 22 करोड़ रुपए का गबन का मामला यहाँ पे बनता था और जिसके बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई है। पता चला है कि अनुभूति श्रीवास्तव जो है वो महंगे गाड़ियों के भी शौकीन थे, जिसमें कई लग्जरी गाड़ियाँ भी उनके नाम से बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन पे कई बार सवाल भभुआ में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उठते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मामला जनता दरबार पहुंचता है, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आदेश दिया और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अनुभूति श्रीवास्तव के तमाम दस्तावेज और ठिकाने का खुलासा हुआ है। देखना होगा कि आगे और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है और कैसे कैसे मामले निकल कर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो काले धन की कुबेर इंजीनियर अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर बुधवार को करीब 14 घंटे तक छापेमारी चली, जिसमें पटना में अनुभूति श्रीवास्तव के 2-2 फ्लैट का पता चला। इंदौर में अनुभूति श्रीवास्तव का तीसरे फ्लैट का भी पता चला और छापेमारी में फ्लैट के एग्रीमेंट के कागजात मिले। साथ ही पत्नी और बच्चों के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसी मिली। पत्नी बच्चों के नाम पर कई म्यूचुअल फंड भी मिले हैं। हर साल 15 लाख से ज्यादा का प्रीमियम जमा करते हैं अनुभूति श्रीवास्तव और अनुभूति के पास इनोवा और एर्टिगा जैसी गाड़ियां छापेमारी में मिले हैं। फिक्स डिपॉजिट के कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा 2-2 बैंक लॉकर होने का भी पता चला है। अनुभूति पर 1 करोड़ से ज्यादा काली कमाई का आरोप लगा है। पटना के रुकनपुरा में अपर्णा मेंशन में छापेमारी की गई और हर साल सरकार को गलत जानकारी अनुभूति देते रहे। अब चलिए आपको यह बताते हैं कि अनुभूति श्रीवास्तव आखिर हैं कौन। हाजीपुर नगर परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत थे।
कार्यपालक पदाधिकारी के पद से सस्पेंड हुए। 18 अगस्त को कार्यपालक पदाधिकारी के पद से इनको सस्पेंड किया गया। जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों की मशीन और सामान की खरीदारी की जो आरोप इन पर लगे हैं और खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाले के भी आरोप लगे हैं। हाजीपुर से पहले भभुआ में भी वित्तीय अनियमितता का इन पर आरोप लगा है। करोड़ों की काली कमाई का पता चला है। साथ ही भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद इंटरनल जांच हुई। स्पेशल विजिलेंस ने एफआईआर नंबर 1/2021 दर्ज की और रुकनपुरा के तिलक नगर में अपर्णा मेंशन में छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद से ये तमाम चीजें सामने आई हैं। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार पर भी आरोप लगे हैं और इन पर भी गाज गिरना अब लगभग तय माना जा रहा है। दरभंगा अंचल के प्रभारी इंजीनियर अनिल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। 28 अगस्त को चेकिंग के दौरान इंजीनियर अनिल कुमार की गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। उस वक्त पूछताछ में इंजीनियर ने पैसे किसी ठेकेदार के होने की बात कही थी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद यह बात सामने आई कि रुपए इंजीनियर के ही थे। 29 अगस्त को इंजीनियर अनिल कुमार के दरभंगा स्थित आवास पर रेड डाली गई, जिसमें 49 लाख रुपए जब्त किए गए। अब तक 67 लाख रुपए की इंजीनियर के पास से बरामदगी हो चुकी है। पूछताछ में इंजीनियर ने रुपयों के बारे में कोई जानकारी अधिकारियों को नहीं दी है। जल्द ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम दरभंगा पहुंचेगी और इंजीनियर अनिल कुमार के तमाम कार्यों की जांच करेगी। आशंका जताई जा रही है कि जांच के बाद जिले में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। और अनिल कुमार ने 5 फरवरी 2021 को विभाग को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। अनिल कुमार इंजीनियर ने जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक चल अचल संपत्ति के ब्यौरे में 65,000 रुपए नकद का जिक्र किया गया था। कई बैंकों में एफडीआर की कुल राशि 23,22,000 मिली है और शेयर बाजार में 20,000, आईडीएफसी में 60,000 रुपए का बॉन्ड, इसके साथ ही 350 ग्राम सोना, 1999 मॉडल की मारुति कार और गांव में 10 एकड़ की जमीन, पटना में 73 लाख का फ्लैट, पटना के फ्लैट पर 19 लाख लोन का जिक्र और अधिक बढ़ोतरी साफ साफ इशारा कर रही है कि किस कदर सरकारी काम में लूट खसोट कर काली कमाई पैसे बनाए गए। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। और अगली खबर गया से है, जहां चोरों ने नाटकीय अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और लाखों रुपए ले उड़े हैं। हालांकि चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और तस्वीर विष्णुपद थाना के बाईपास से चौमुहानी के पास की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां एक शख्स एक कार चालक को गाड़ी से तेल गिरने की बात कहता है और जब कार चालक कार से उतरकर देखने लगता है तभी चोर कार में रखे बैग को लेकर फरार हो जाता है। इसके अलावा पीड़ित ने बताया कि बैग में नकदी समेत कई आवश्यक कागजात थे। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई में जुट गई है। इस शातिर चोर की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे शातिर चोरों से सावधान रहने की जरूरत है और बार बार ये कहा जाता है कि ये चोर इस तरह की बात कहकर आपका ध्यान भटकाते हैं और फिर आपका कीमती सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होगी। 8 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 13 सितंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। पहले चरण में वोटिंग 24 सितंबर को है, जबकि 26 और 27 सितंबर को पहले चरण की काउंटिंग होगी।
तो पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होनी है। इस चरण में रोहतास के दावत और संजौली पंचायत में वोटिंग होगी। वहीं कैमूर के कुदरा प्रखंड में मतदान होगा। गया के 2 प्रखंडों बेलागंज और खिजरसराय में मतदान होगा। तो कैमूर के कुदरा में पहले चरण का चुनाव होगा, उसी के तहत मतदान होगा। और आपको बता दें, गया के बेलागंज और खिजरसराय में भी पहले चरण के तहत ही वोटिंग होगी। साथ ही नवादा के गोविंदपुर में पहले चरण में चुनाव होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जहानाबाद के काको में पहले चरण में चुनाव होगा। साथ ही कई और जिले जैसे कि अरवल के सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर में चुनाव होगा। ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां पहले चरण के तहत चुनाव होगा। मुंगेर के तारापुर में भी पहले चरण के तहत यही चुनाव होगा। और बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो रहा है। आज 11 बजे से 4 बजे तक नामांकन होगा। पहले चरण के होने वाले नामांकन के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन कर सकते हैं। उम्मीदवार नामांकन के लिए एक गाड़ी ही लेकर जा सकते हैं। नामांकन में कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होने वाले ये पंचायत चुनाव है, उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आपको बता दूं कि आज 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और इस नामांकन को लेकर के कई दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और अभ्यर्थियों को, जो भी उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से नामांकन कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो एक बार आपको निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाना ज़रूर होगा। और नामांकन के दौरान जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कहीं से भी कोई भीड़ नहीं लगानी है। नामांकन के समय जो प्रत्याशी हैं सिर्फ एक गाड़ी जो है वो ले करके जाने की उसे अनुमति है। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मतदान होना है, जो पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, वो आज से लेकर के 8 सितंबर तक नामांकन होगा। उसके बाद 11 सितंबर को स्क्रूटनी की अंतिम तारीख रखी गई है और जो उम्मीदवारों के नाम वापसी की जो तारीख है वो 13 सितंबर है। 13 सितंबर के बाद सीधा जो है वो मतदान 24 सितंबर को होगा। आपको बता दूं कि जो बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव जो है वो किस ढंग से होगा, उसकी पूरी तैयारियां जो हो गई है और आज से शुरू हो रहा है नामांकन। यहाँ पे तमाम कोशिश इस बात की है कि पंचायत चुनाव कहीं से भी कोई लापरवाही ना हो, कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और नवादा में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवारों के चयन के लिए मत पेटियां तैयार हो गई हैं। नवादा अग्निशमन परिसर में रखे 1250 मतपेटी को दुरुस्त कर लिया गया है। मुखिया पद के चुनाव को छोड़कर इस बार सभी पदों के उम्मीदवार का वोटिंग मतपेटी से ही किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तिथि नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ते जा रहा है और प्रत्याशी के साथ साथ अब जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अग्निशमन विभाग के परिसर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी बैलेट बॉक्स है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा चुका है और मुखिया पद को छोड़कर इस बार सभी का मतदान जो है सो बैलेट बॉक्स के ही माध्यम से होना है। केवल मुखिया पद के उम्मीदवार जो रहेंगे उनका चुनाव जो है ईवीएम से होने वाला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं इस परिसर में जितने भी पुराने बैलेट बॉक्स थे उसे दुरुस्त कर लिया गया है और यहाँ पे जो प्रथम चरण वाइज जो चुनाव होंगे वहाँ इन बैलेट बॉक्स को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1100 से 1250 की संख्या में मतपेटी को तैयार कर लिया गया है। तो प्रथम चरण के चुनाव गोविंदपुर में होना है, तो निर्धारित तिथि के पहले यहाँ पर से बैलेट बॉक्स को जो है यहाँ से भेजने का काम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नवादा जिला प्रशासन जो है पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने
सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का आग्रह किया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार का अपमान कर रही है। आरा में पुल के उद्घाटन में सीएम नीतीश को आमंत्रित नहीं किया और बैनर पोस्टर पर नाम और फोटो तक नहीं दिया। कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है, लेकिन हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका सम्मान नहीं करना बिहार की जनता का अपमान करना है। क्योंकि मुख्यमंत्री आप हैं जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आपको चिंतन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रहा है। तो सम्मान आपको नहीं दे रहा है मतलब बिहार की जनता को नहीं दे रहा है, इसलिए आपको सोचना चाहिए। और आइए, महागठबंधन में फिर से आप पहले भी रह चुके हैं, आइए और महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। मुंगेर स्थित देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी फिर से प्रवेश कर गया है। पानी चंडिका स्थान के गर्भगृह में घुस गया है, जिसके बाद मंदिर को बंद कर दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। जिले में पुनः बाढ़ ने अपना दस्तक दिया है। हालांकि अभी पानी जो है खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन वह कई इलाकों में घुस चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान। ये स्थान काफ़ी महत्व है। ये यहाँ पे कई जगहों से लोग आते हैं, इसलिए इसकी महत्वता काफ़ी बढ़ जाती है। ऐतिहासिक महत्व है। इसको लेके आप देख सकते हैं कि जो चंडिका स्थान है, चंडिका स्थान में जहाँ माँ का स्थान है, माँ के स्थान में पुनः पानी जो है वो घुस गया है, जिसके वजह से आम लोगों के लिए अभी वो गर्भगृह जिसको कहते हैं उसे बंद किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पानी है लगभग 2 फीट के लगभग यहाँ पे अभी पानी है। दोबारा पानी आया है, लगभग 2 फीट पानी अभी तक आ चुकी है और फिर आगे बढ़ने की संभावना है। तो अभी क्या आम लोगों के लिए बंद किया गया है? अभी आम लोगों के लिए सिर्फ दर्शन के लिए कहाँ से? मंदिर परिसर को खोला गया है। हाँ। गर्भगृह अभी बंद है। का पूरा पानी ले गया था। यहाँ की परंपरा है कि माता के आँख के स्पर्श करने के बाद जो है माँ पुनः चली गई। ये हजारों साल से ये परंपरा ये चलते आ रहा है। लेकिन माँ लौट गई थी, पुनः आ गई। ये है जो ये सावन माह का जो ये पानी आ गया था, इसमें फिर भादो माह का है। और अब ये जो अभी जो नया जो पानी आया है 30 तारीख के रात में ही पानी आया है। ये वैशाली के खीर खवा इलाके में बाया नदी में आई बाढ़ के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। घर और खेत पानी में डूब गए हैं। किसी तरह से लोग गुजर बसर कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिससे प्रभावित लोगों को भोजन मिल जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बाढ़ के पानी है तो मजदूरी उन्हें अपना रख के जो यहाँ पर जीवन गमा रहे हैं। बाल बच्चा का दिक्कत है, सोचने उतने में बढ़ना बिछौना कोई साधन नहीं है, न पढ़ने का साधन कोई है। कितने परिवार हैं यहाँ? परिवार यहाँ पर जो है 10.5 घर है। यहाँ लोग 20 आदमी हम लोग हैं। अच्छा, गाँव में? गांव में तो बहुतों आदमी है, बहुत पूरा दह गया, पूरा गाँव दह गया। कैसे रह रहे हैं आप लोग? रह रहे हैं स्कूल में, रह रहे हैं पन्नी उन्नी अपन टांग के रह रहे हैं। वो पन्नी टांगे हैं। खाना पीना वो कभी बनता है कभी नहीं वो बनता है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में कुछ ऐसे किसान भी सामने आ रहे हैं जो परंपरागत खेती के बजाय समेकित और जैविक खेती के साथ साथ खेती में आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। बांका के कटोरिया में एक किसान ने समेकित कृषि के जरिए खेती की सूरत ही बदल दी है। बांका में समेकित खेती का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। परंपरागत खेती अब किसानों के लिए फ़ायदे का चीज़ नहीं रहा है। इस खेती से अलग किसान अब कुछ अलग करते हैं और समेकित कृषि से लेकर जैविक खेती की ओर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस फार्म हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ गाय पालन से लेकर दुग्ध, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, तमाम तरह की चीज़ होने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पशुओं का चारा या पशुओं के धोने के बाद गोबर वगैरह का जो पानी वगैरह जो कचरा है उसका बहुत अच्छा से प्रबंध किया गया है। यानी जल संरक्षण का भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया है। और इस फार्म हाउस में 2 एकड़ में तालाब फैला हुआ है, जो कि तालाब में ही सारा कचरा जाता है और उसमें मछली का उत्पादन होता है। इसमें हम गौ पालन, जिसमें कि दुग्ध उत्पादन भी होता है, बकरी पालन भी करते हैं, उससे भी मुनाफा हो रहा है। मुर्गा
पालन जो है उससे भी मुनाफा हो रहा है, बत्तख भी रखे हुए हैं उससे भी फायदा है। ये जो गाय रखे हुए हैं, गाय का जो भी पानी से धोआता है और गोबर को रख देते हैं सीधे नाला से बांध पर। अब बांध में मछली उसको खाता है, उससे मछली का उत्पादन भी होता है, जल संचय भी होता है। यह इस इलाके के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है, चूँकि यहाँ पर ज़मीन की इंच इंच ज़मीन का सदुपयोग किया गया है। चूँकि यदि आज के डेट में यदि तकनीकी खेती नहीं किया जाए तो जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो किसानों की दोगुनी आमदनी की बात कर रहे हैं वो धरातल पर संभव नहीं हो पाएगा। ये बिलौनी में ये मुखिया जी जो लगाए हैं समेकित कृषि और जैविक कृषि, इससे इस पूरे कटोरिया के क्षेत्र के लोग प्रेरित हो रहे हैं और सब जैविक की ओर धीरे धीरे और समेकित की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्योंकि परंपरागत खेती में अब सिर्फ खाने भर होता है, मुनाफा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जल जीवन हरियाली से लेकर जो तकनीक अपनाई जा रही है और जो व्यवस्था किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के राह में ऐसा व्यवस्था काफ़ी अग्रसर साबित होगा। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांक। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।